नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार। रेडियो केदार के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान परिक्षेत्रीय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी डॉक्टर अलका पांडे जी। आप ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को छोटे छोटे उद्योग से जोड़ते हैं और उनकी आर्थिक प्रगति के लिए कार्य करते हैं। मैम, आपका स्वागत है रेडियो केदार। नमस्कार पांडे जी, धन्यवाद रेडियो केदार में हमें बुलाने के लिए। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो भूमिका है जी, ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, महिलाएं हैं, उनकी प्रगति के लिए जो आप काम करते हैं, उसमें विशेष रूप से आपकी क्या भूमिका रहती है? देखिए, हमारा जो विभाग है, हमारे जैसे विभाग का नाम लेने में ही स्पष्ट हो जाता है, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। हम लोगों का जो काम करने की जो प्रणाली है वो मुख्य तौर पर आधारित ही छोटे छोटे कुटीर उद्योगों से ही पर ही आधारित है। तो हम लोगों का काम ही है कि लोगों को उनकी ही जगह पर रहकर छोटे छोटे उन उद्योगों को स्थापित करने में उनकी मदद करना, साथ ही उनको जो काउंसलिंग की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को 2-3 तरीके के कामों में सिद्ध हंसता है, वो अब समझ नहीं पा रहा है कि मैं किस वाले काम को करूं, तो वहां पर उसे एक थोड़ा सा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वहां पर हम कोशिश करते हैं उन्हें हम बताएं कि क्या काम आप करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके की वित्तीय उसमें आपकी पैरामीटर्स होंगे, क्या इस तरीके की चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद आप जब उसको शुरू कर लेंगे तो सबसे पहले उसको स्टैब्लिश करने से पहले उसका मार्केटिंग, क्या हम उसको कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, कॉस्टिंग क्या है, उसका कस्टमर क्या है। क्योंकि हमारे जो उद्योग हैं वो सक्सेस शायद अधिकतर इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम पहले प्लानिंग नहीं करके उसको शुरू कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के मामले में उन्हें गाइड करके फिर हम उसको संबंधित योजना से जोड़कर उसको सब्सिडी का लाभ, उसको ब्याज की छूट का लाभ, जो भी योजना से मिलना होता है उससे जोड़कर बैंक से उसका लिंकेज करा के तब हम उसके उद्योग की स्थापना करवाते हैं। पर्सनली ये कोशिश रहती है उसमें कि जिसका हम उद्योग शुरू कराएं तो हम 2-3 तरीके के जो हमारे उद्यमी हैं हम उनको इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। माना कोई शहद बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, कोई धूप अगरबत्ती बेच रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि उन तीनों का लिंकेज हम एक ऐसे व्यक्ति से कराएं जो उनके उस प्रोडक्ट को खरीद के उसको एक मार्केट प्रोवाइड करा सके, या उनको हम इस तरीके के मेले के या प्रदर्शनियों के ऐसे प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध करा सके जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आज के समय में है, मैं पर्सनली कोशिश करती हूँ कि उनको ये भी समझा पाऊँ कि आज हम लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक के प्रति जागरूक हो गए हैं। जो आम जनता है वो ऑर्गेनिक के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है। तो जब आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और आपको पता है वो विशुद्ध रूप से बहुत शुद्ध आपने बनाया है, तो एक हिस्ट्री के साथ जब आप अपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसका जो मतलब हमारा जो रिजल्ट आउटपुट आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी टिप्स हम कोशिश करते हैं कि उनको दें और उनको एक सफल उद्यमी बनाने का प्रयास करें। तो बहुत सही जानकारी मैम आपने दी है। आपने बताया कि पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद उद्यम स्थापित होता है और फिर मार्केट लिंकेज की तरफ हम बढ़ते हैं। और इससे होता यह है कि कोई युवा है, ग्रामीण है, महिला है और वो आर्थिक प्रगति की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत सही जानकारी मैम आपने दी है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने इस फील्ड में आने का फैसला कैसे किया, और क्योंकि कोई खास प्रेरणा ने आपको यहाँ आने के लिए अग्रसर किया होगा? मेरे इस फील्ड में आने की तो एक बड़ी कहानी है पांडे जी। वैसे मैं इस फील्ड की हूँ नहीं, मैं हूँ एजुकेशन फील्ड की। मैंने पीएचडी हाइकू पोइट्री में की है, जो एक जापानीज पैटर्न है पोइट्री का। 5-7-5 का एक वर्णक्रम होता है। और इस पे जब मैंने रिसर्च की थी तो पहला थीसिस इसमें 1967 में डॉक्टर प्रभा शर्मा जी की थीसिस थी, और उसके बाद 2000 में ये मुझे अवार्ड हुई थी। तो मैं दूसरे नंबर की कैंडिडेट थी। वैसे मेरा एजुकेशन का फील्ड रहा है। मेरे हस्बैंड खादी बोर्ड में थे और 2010 में नियति के हाथ शायद यही मंजूर था, उन्हें कैंसर हुआ और वो जब एक्सपायर हुए तो मैं टीचिंग लाइन में ही थी। फिर मैंने वो पार्ट छोड़कर यहाँ ज्वाइन किया एज अ एडीओ। वैसे उस समय इसे ज्वाइन करना मेरे लिए रोजी रोटी का सवाल नहीं था, लेकिन जिस तरीके का समर्पण इस विभाग के लिए मेरे हस्बैंड का था, तो मेरा एक सपना था कि मैं खादी पर कुछ विशेष काम करूं। ये एक ट्रिब्यूट भी हो सकता है अपने हस्बैंड के लिए, ये उनके प्रति मेरा प्रेम भी हो सकता है। मतलब
हर व्यक्ति इसको अपनी तरह से इसका आकलन कर सकता है, पर मेरा जो स्वयं का यहाँ पर आने का निर्णय था वो यही था कि मैं खादी पर विशेष तौर पर कुछ काम करूँ, उस पोटेंशियल को मैं कोशिश करूँ कि निकाल के ला पाऊँ और आगे कुछ नया हम दे पाएँ आज की इस जनरेशन के टाइम में। क्योंकि आज अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया से या टेक्निकली या ट्रिक से काम करते हैं तो बहुत अच्छा आपको आउटपुट मिल सकता है। तो मेरा एक ये उद्देश्य था जिसके तहत मैंने ज्वाइन किया था यहाँ, और पिछले 15 साल से मैं यहाँ सेवाएं दे रही हूँ। और मेरा जो मेन मोटिव था ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि मैं जिस दौर से आई थी, मैंने वो समय भी देखा जब मेरे छोटे बच्चे थे, मैंने अकेले सर्वाइव करके उन्हें पाला। भगवान की कृपा से हम लोग एजुकेटेड थे, हम पहले भी एस्टेब्लिश थे, दोबारा हमने जॉब ज्वाइन किया तो हम सिक्योर्ड थे। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जो बहुत अलग अलग विषम परिस्थितियों से घिरी हुई थी, और उनकी ना मदद करने के लिए, सही में मदद करने के लिए, मदद भी दो तरीके की होती है ना। एक तो है कि मैंने दिखाने के लिए 10 लोगों के बीच में बहुत सारी बातें कह दी, या सही मायने में क्या मैं उसकी मदद कर पाई। तो जब बात आती है रोजी रोटी और सर पे छत की, तो वहां पर अगर मैं किसी महिला के साथ खड़ी हो पाऊँ, तो पर्सनली मुझे लगा था कि शायद मुझे ईश्वर ने एक ये माध्यम दिया है कि मैं जिस माध्यम से इस तरीके के लोगों को फोकस कर पाऊँ, जिसमें युवा हूँ। महिला होने के नाते महिला के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक बात है, लेकिन मेरे लिए वो युवा, वो हैंडीकैप्ड बच्चे जिनको सपोर्ट सच में नहीं मिल पाता, वो ऐसे लोग जो रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि कोई एक ऐसा विभाग भी है, कोई एक ऐसी योजना भी है जहां सब्सिडी का लाभ भी है, जहां ब्याज का लाभ भी है, और आप अपना छोटा सा उद्यम शुरू कर सकते हो। तो इस एक प्रण के साथ मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था, और मैंने पूरा प्रयास किया, पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि मैं उसको पूरा भी कर पाऊँ। मैम, जैसा कि आपने बताया कि ये एक श्रद्धांजलि भी है सबको कि आपने पूरे मनोयोग से काम किया और महिलाओं की आर्थिक तरक्की के लिए आपने काम किया। आपने बताया कि जो दिव्यांग है उनकी आर्थिक तरक्की के लिए आपने काम किया, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए काम किया, और लगातार ये क्रम जारी है और ये सिलसिला जारी है। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार, और रेडियो केदार पर खास बातचीत के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर अलका पांडे जी। आप उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में परिक्षेत्रीय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पौड़ी के पद पर तैनात हैं, और आप एक बड़ा कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देहरादून में भी आपने बहुत काम किया है। मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला हूँ जो अपने उद्यम को आगे बढ़ा रहे हैं और आपका नाम लेते हैं, तो जो अनुभव रहा है आपका, उसको जानना चाहेंगे कि देहरादून में विशेषकर आपका अनुभव कैसा रहा। अगर आप अनुभव की बात कहें तो मुझे लगता है मैं दिन ब दिन सीख ही रही हूँ उस विभाग में। हर दिन कुछ नया मेरे पास आता है, कुछ नया मुझे सीखने को मिलता है। आपने कहा कि लोग मेरा नाम लेते हैं, ये ऊपर वाले की असीम अनुकंपा है। हम तो अपनी नौकरी कर रहे हैं और मुझे लगता है ईमानदारी से हमको वो करनी चाहिए, क्योंकि मेरी वो रोजी रोटी है। विशेष पर्सनली कुछ नहीं करती हूँ, मेरा तो काम है उस योजना को उस व्यक्ति तक पहुँचाकर उसको लाभ दिलाना। लेकिन जब व्यक्ति सक्सेस होने के बाद जब खड़ा होता है ना, तो मुझे पर्सनली ऐसी अनुभूति होती है जैसे आपका बच्चा जब खड़ा हो जाता है ना, तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो मेरे जितने भी उद्यमी, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब वो इस तरीके से खड़े होते हैं तो एक बड़े प्राउड की फीलिंग आती है कि नहीं, ये हमारे विभाग से लाभान्वित होकर खड़ा है। तो ये मेरे लिए बहुत, मेरे विभाग के लिए एक बहुत अच्छा एप्रिशिएशन पार्ट है कि हम लोग ऐसे कुछ लोगों को खड़ा कर पाते हैं जो सच में जरूरतमंद थे और आज वो सफलतापूर्वक अपने लिए रोजी रोटी का जुगाड़ कर पा रहे हैं। तो ये बहुत मेरे लिए ईश्वरीय अनुकंपा से कम नहीं है। आपने अपना अनुभव बताया कि ये एक ईश्वर की अनुकंपा है कि लोग आपके साथ जुड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कोई भी काम हम शुरू करते हैं, बहुत सारी संभावनाएं भी होती हैं, चुनौतियाँ भी होती हैं। तो जानना चाहेंगे कि चुनौतियाँ क्या है और संभावनाएं क्या है। अगर हम चुनौतियों और संभावनाओं की बात करें, जैसे अभी आपसे पहले मैंने कहा था कि हम उनके साथ एक काउंसलिंग का पार्ट मैं पर्सनली ज़रूर रखती हूँ। होता क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक सारे कारणों को देखना पड़ता है। अब अगर मैं सामाजिक की बात करूं तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये रूरल में काम करेगा कि अर्बन में काम करेगा। अगर मैं आर्थिकी की बात करती हूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसका वर्तमान आर्थिक स्टेटस क्या है, जिसकी वजह से हमको जो उसका प्रोजेक्ट कॉस्टिंग है उसको करने में मदद मिलेगी। हम वहाँ पर भी उसको डिनाई नहीं कर सकते, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और भौगोलिक की बात करें तो हमको देखना पड़ेगा कि किस
भौगोलिक क्षेत्र में हम उसको क्या काम शुरू करवा रहे हैं। इन पैरामीटर्स पे जब हम बात करते हैं और उसके टैलेंट को फिर उसके साथ जोड़कर हम काम करते हैं तो जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि हम सारी चीज़ों को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें हमें ना उनकी काउंसलिंग बार बार करनी पड़ती है, क्योंकि जब आदमी उद्यमिता की ओर आता है तो उसे सिर्फ इतना पता होता है मुझे काम करना है, उसे ये नहीं पता क्यों करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं, किससे मिलूं, मार्केटिंग क्या होगी। तो हमें ये सारे जो उसके मिथक हैं, भ्रम हैं, इनको दूर करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें होता है बैंकर का। हम अगर कहीं पर भी अगर फेल होते हैं तो वो बैंकर का पार्ट होता है, लेकिन वहाँ पर वो बैंकर के पार्ट पर फेल होने का कारण है हमारा लैक ऑफ नॉलेज। हमारी जो एक मेंटालिटी बन गई है बैंकर के लिए कि नहीं जी बैंक लोन नहीं देता। नहीं, हम अपने जितने भी उद्यमी पर्सनली मेरे साथ जुड़ते हैं, हम सबसे पहले एक बैंकर के साथ भी उनका सेशन करवाते हैं, जिसमें हम उनको बताते हैं कि आपको कहाँ पर बैंक मदद करेगा। जब आप प्रॉपर प्लान होंगे, आपको पता है मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ करना है, मुझे कितने पैसों की आवश्यकता है, मेरी मार्केटिंग क्या है। जब बैंक इस पैरामीटर में चेक करता है तो वो देखता है कि नहीं, ये उद्यमी काम करना चाहता है और इसको मैं लोन दे सकता हूँ। लेकिन बस यहाँ पर कोई इतनी सी परिस्थिति हो सकती है कि बैंकर से आप जो अमाउंट मांग रहे हो उसको वो थोड़ा घटा के दे दे, लेकिन बैंक मना नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि जो उद्यमी है उसका बैंकर से बात करने का जो तरीका है वो उसे पता ही नहीं है मुझे कैसा करना है। उसको ये नहीं मालूम, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, लेकिन उसको जानकारी न होने के कारण क्या होता है कि वो अपनी बात को उस रूप में कह नहीं पाता है, और बैंकर उसकी बात को जब समझता नहीं है तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा मिसमैच होती हैं। तो हम उसे कहते हैं कि आप जब प्रॉपर अपने प्रोजेक्ट की डिटेल के साथ अपने बैंकर पे जाओगे तो बैंकर ऐसे उद्यमियों की खोज में है जो बहुत अच्छा काम करे। वो स्वयं भी सपोर्ट करता है, लेकिन वो तब सपोर्ट करता है जब मेरा फोकस सिर्फ सब्सिडी या ब्याज की छूट ना हो। मेरा फोकस हो कि मुझे काम करना है और साथ में उसको भी लाभ को भी लेना है। क्यों? क्योंकि सरकारी योजनाएं जब लाभ देने के लिए हैं तो मुझे उसका लाभ भी उठाना है। जब मैं इस ईमानदारी से अपने एंटरप्रेन्योर को, अपने उद्यमियों को बैंक के पास भेजती हूँ तो बैंक उन्हें मना नहीं करता, और उल्टा बैंक बहुत सपोर्ट भी करता है। आरबीआई के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें उद्यमशीलता में जो महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं उन्हें सपोर्ट किया जाता है। अभी तो कुछ पिछले महीने 2-3 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारी 1-2 एंटरप्रेन्योर महिलाएं मिलकर आई हैं। ऐसा नहीं है, बस उन्हें एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो हम कोशिश करते हैं कि अपनी ओर से उन्हें दें और उनके साथ खड़े रहें। और बैंकर से भी बात करनी हो तो हम उनके साथ एक संवाद प्रस्तुत करके उनकी उन समस्याओं का समाधान करें। मैम, आपने बताया कि जैसे कि बैंकर के बीच में एक कड़ी के रूप में आप काम करते हैं और एक प्लानिंग भी आप करते हैं, आप ट्रेनिंग भी देते हैं और मार्केट लिंकेज भी कराते हैं। जहाँ तक मार्केटिंग की बात होती है मैम, कई बार ऐसा होता है कि हम बात तो तैयार कर लेते हैं, मार्केटिंग नहीं हो पाती है। तो क्या इस तरह की चुनौतियां भी सामने आती हैं किसी एक उद्यमी के सामने? अगर मैं कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन मैंने जो ये तैयारी, ये सारी पैरामीटर्स को चेक करने के बाद जब उद्योग लगाने की बात कही है, इसमें मैंने देखा है कि आपको मार्केटिंग इशू कम आता है। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। छरबा में एक लड़का है अरुण तिवारी, वो मुझसे मिलने के लिए किसी के साथ आया था। कोई व्यक्ति अपने काम से आया था और वो उसके साथ सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे उसके साथ जाना है। जब वो मेरे पास आया, उन दिनों मेरे दिमाग में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, कच्ची घानी का तेल, सरसों का। उस कच्ची घानी में भी एक स्पेसिफिकली एक मशीन है जो राजस्थान जयपुर में बनती है, और पूरी वो लकड़ी की मशीन है और उसमें बाहर स्टील कोटिंग है, और वो जब उसमें तेल बनता है तो वाकई में वो कच्ची घानी ही होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी जनरेट नहीं होती, क्योंकि वो लकड़ी का है पूरा। तो वो सेटअप के लिए जब मैं उससे बात कर रही थी तो अरुण ने मुझसे कहा कि मैम मुझे इस पे काम करना है, आप कितना सपोर्ट कर पाओगे? मैंने कहा बेटा आप काम करो, मुझसे जितना संभव हो सकेगा मैं सपोर्ट करूँगी। उस लड़के की समझ में आया, उसने वो प्रोजेक्ट लगाया। आज वो उस प्रोजेक्ट पे छरबा पे काम कर रहा है। साथ में उसने एक छोटी सी मशीन और लगा ली है अभी, तो उसमें वो मूंगफली का तेल, कोकोनट का ऑयल, ये सब भी निकाल रहा है। मार्केटिंग की बात पर मैं कहना चाह रही थी आपसे कि वो जो प्रोडक्शन कर रहा है वो इतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पाता जितनी उसकी डिमांड है। मैंने भी आपसे कहा था ना कि हम ऑर्गेनिक की ओर जा रहे हैं। जब आपको इतना प्योर ऑर्गेनिक सामान मिलेगा तो आप कॉस्ट की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि आप हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं। उसको मैं ये बात बोलती थक गई हूँ कि बेटा आप जो है इसमें लेबलिंग कर लो। उसके पास इतना अच्छा कस्टमर है कि वो हैंड टू हैंड
5-5 लीटर के ऐसे ही शुरू कर देता है। अभी वो मुझसे कुछ दिन पहले कह रहा था, मैम मेरा एक प्लान और है इसको इनहैंस करने का, मैं मोबाइल वैन शुरू करना चाहता हूँ इसके लिए। मैंने कहा इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। माना आपको अगर तेल की आवश्यकता है और आपने उससे फोन पे बात की और आज वो डोईवाला की लोकेशन में है, तो वो हैंड टू हैंड आपको वहीं से तेल दे देगा। तो ये मोबाइल सर्विस से क्या होगा, उसका मार्केटिंग इशू बहुत जो था वो रिजॉल्व होगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाह रही हूँ वो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम काम शुरू कर लेते हैं और हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा होता है, तो हमको हमारी परिस्थिति और मार्केट की डिमांड भी बहुत कुछ सिखाती है कि अब मुझे कैसे काम करना है। फिर क्या होता है, डू एंड लर्न वाले प्रोसेस पे हम आ जाते हैं, करो और सीखो। तो जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी परिस्थितियां आपको बताती जाती हैं, अब आप ये करेंगे तो आपको इस पे ये फायदा होगा, मार्केटिंग अब आप ऐसे कीजिए, अप्रोच ऐसे कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे जो सोसाइटी की एक सबसे बड़ी खासियत है, माउथ थ्रू माउथ जो हमारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो सबसे जबरदस्त होते हैं। आपने तेल इस्तेमाल किया, आपने 4 लोगों को बताया कि भाई ऑर्गेनिक तेल वो बहुत जबरदस्त है, तो मैं आपकी सुन के गई, पहले मैं सैंपलिंग के लिए लाई और देखा कि बहुत अच्छा है, तो मैं उसकी कस्टमर हो गई। जैसे हल्द्वानी में गांधी आश्रम में कच्ची घानी का तेल मिलता ही नहीं है, इतना प्रोडक्शन है, बट उसके बाद भी वहाँ पहले ऑर्डर देना पड़ता है। तो वो जो डिमांड थी वो सही कस्टमर तक पहुंची। और फिर जब आप काम करते हो तो आपको ना आइडिया स्वयं आते हैं, क्योंकि एक बड़ी अजीब सी टेंडेंसी है, पैसा जब आता है ना और दिखता है ना कहीं से आ रहा है, तो आदमी का दिमाग चलता है उसको और बढ़ाने के लिए। बहुत सही कहा आपने कि आप तो एक कदम बढ़ाते हैं उनके साथ जी, और फिर जब वो आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर विचार भी आते हैं, आइडिया आते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं मोबाइल वैन शुरू करना चाहता हूँ, एक नया तरह का आइडिया है और इस पर वो काम भी करेंगे। बहुत अच्छी केस स्टडी आपने बताई कि अरुण जी की, कि अरुण जी आपके पास आए थे और उन्होंने आपसे केवल इतना कहा था कि मैं कोई काम शुरू करना चाहता हूँ, और आज वो एक सफल उद्यमी के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शानदार जानकारियां मैम आपसे मुझे मिल रही हैं। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार, और इस समय हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में परिक्षेत्रीय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पौड़ी डॉक्टर अलका पांडे जी। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे प्रमुख कार्यक्रम हैं बोर्ड के और योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी आर्थिक प्रगति में मददगार साबित हो रहे हैं। इसमें तो सबसे पहले देखिए, विभागीय तौर पर हमारे उत्पादन केंद्र हैं चंबा में और अल्मोड़ा में और श्रीनगर और जसपुर। ये जो हमारे उत्पादन केंद्र हैं, यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं कताई बुनाई में जुड़ी हुई हैं जो रेगुलरली हमारे साथ काम करती हैं। भोगपुर में हमारा एक सेंटर है, बहुत अच्छा शांति कुंज है भोगपुर में, उसके ठीक अपोजिट में हमारा एक सेंटर है। वहाँ 20 से 30 महिलाएं बहुत अच्छा धागा काटती हैं रेगुलर, उनका काम है 10 से 5 रेगुलर। अब होता क्या है, उसमें उन्हें जो भी अपनी कताई के हिसाब से मिलता है पैसा वो तो है ही, साथ में वो परमानेंट खादी बोर्ड के साथ वर्षों से जुड़ी हुई है। और खादी की जो खासियत है हाथ की वीविंग, तो उस पे वो काम कर रही है और वहीं पे हमारी खड्डी भी लगी है। ऐसे ही हमारा जसपुर में कॉटन का काम चलता है, अल्मोड़े में हमारा ऊलन काम चलता है, चंबा में भी हमारा ऊलन काम चलता है और श्रीनगर में भी। श्रीनगर भी अभी मेरे अंडर ही है आजकल, वहाँ भी मैं प्रभारी क्षेत्रीय जिला उनके तौर पर काम कर रही हूँ। तो वहाँ भी मेरी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उत्पादन में अभी हम लोगों ने इस क्रम में जो है, हमको मुख्यालय ने, हमारे निदेशालय ने जो है ट्रेनिंगें दी हैं। पौड़ी जनपद को 3 ट्रेनिंगें मिली हैं, एक तिलवाड़ा के लिए मिली है, एक श्रीनगर के लिए मिली है और एक पौड़ी के लिए। पौड़ी हमारी कमिश्नरी है जहां हमारी ट्रेनिंग होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये ट्रेनिंग एक महिलाओं के उद्योग के साथ साथ एक विभागीय प्रचार प्रसार भी है। हमारे उस खादी के प्रचार प्रसार के लिए ट्रेनिंगों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो ट्रेनिंगें अभी तो संभव नहीं है क्योंकि बरसात में थोड़ा दिक्कत होती है उनकी ट्रेनिंग देने में। तो सितंबर से के बाद हम उन ट्रेनिंगों को करेंगे और उसमें हमने महिलाओं का चयन कर भी दिया है। 20 महिलाओं का एक बैच हमारा होता है। तो तिलवाड़ा के पास हम लोगों ने इस बार कोशिश की है। इसमें भी हमारा एक पर्सनल प्रयास है कि हमारे साथ खड्डी पे काम करने के लिए हमारा लोकल वीवर हमारे पास नहीं है। ये एक बड़ा समस्या का विषय है। तो इस बार हमने उसकी तोड़ निकाली है। हमारे पास तिलवाड़ा के पास एक लड़का है, वो बहुत समय से हमारे साथ जुड़ना चाह रहा था। इस बार हम चाह रहे हैं कि उसको अपने साथ जोड़ें और महिलाओं को जोड़ें। उसकी महिलाएं हमारे विभाग की ट्रेनिंग लेने के बाद ऊन कताई करें और वो स्वयं अपनी खड्डी पर उस काम को करें। तो इससे क्या होगा, ये जो लोकल पर फॉर वोकल वाला जो कंसेप्ट है ना,
उसके साथ साथ हमारे जो ये लोकल वीवर्स हैं इनको भी बढ़ावा मिलेगा। और वहाँ जो एरिया में महिलाएं हैं वो सारी महिलाएं वीविंग का काम करती ही हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रयास यहाँ भी है पौड़ी में। अभी हमने यहाँ ईडीपी की ट्रेनिंग की थी, निस्बत के साथ भी की थी और विभाग की भी 3 ट्रेनिंगें मैंने की थी। अब उनको लगता है कि हम इस ट्रेनिंग से जुड़कर कुछ करें, क्योंकि मैं जब महिलाओं के साथ जुड़ी तो मैंने पाया कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, तो उनके लिए कोशिश ये रहेगी कि वो कताई बुनाई का काम सीखने के बाद, कताई सीखने के बाद उसको करें तो एटलीस्ट फ्री टाइम में करेंगी तो थोड़ा बहुत जितना भी है वो आजीविका के लिए कुछ कमा पाएंगी। तो ये एक विभागीय योजना में हम लोगों का कंसेप्ट है और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करें और ज़्यादा बढ़ाएं। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमारी ये ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं और कोशिश होती है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ सकें और काम कर सकें। जैसा कि अभी आपने निस्बत का जिक्र किया है, जी तो कौन से प्रोग्राम होते हैं? एक बिटिया चाहती है कि मुझे आगे बढ़ना है जी और वो ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती है, वो भी बहुत तरह के कोर्स हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि कौन सी श्रृंखला है जिसमें आप ट्रेनिंग देते हैं और फिर उसके बाद सपोर्ट क्या होता है? देखिए, हम लोग स्पेसिफिकली किसी प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग नहीं देते हैं। जैसे आपने कहा ब्यूटी पार्लर, हम खास ब्यूटी पार्लर नहीं सिखाएंगे, हम आपको अचार बनाना नहीं सिखाएंगे, हम पर्टिकुलर नहीं सिखाएंगे, हम आपको बेसिक सिखाएंगे कि किस तरीके से आप एक सफल उद्यमी बन सकते हो, क्या करना है, कैसे करना है, किस योजना से जुड़ना है, बैंक को कैसे अप्रोच करना है। अगर आपको लगता है इस योजना से लाभान्वित होना है तो आप मुझसे संपर्क करेंगे, आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया है सारी। और साथ ही जैसे अभी हम एक जनता दरबार में गए थे तो वहाँ महिलाओं का था कि हमको मैम ऐसा कोई काम बताइए, 7 समूह है, कुछ भी नहीं कर। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, अगर आपके इंटरनल भी ये होता है कि ये कर रहा है, मैं भी यही कर रही हूँ, तो कंपटीशन हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आरसीटी एक संस्था है, आप उनके माध्यम से जूट के बैग बनाने की, जूट के फाइल फोल्डर, जूट के 4-5 चीजें बनाना सीखिए और एक ग्रुप एक ही चीज सीखे। 7 समूह हैं, 7 प्रोडक्ट सीखेंगे, तो कंपटीशन खत्म, इंटरनल कंपटीशन से आप पार पा गए। अब क्या है, अब आपको काम करना है। तो समस्या आई मुद्रा की, मुद्रा की समस्या के लिए हम बैठे, समूह की एक महिला हमारे साथ संपर्क करे, हम उसको अपनी योजना से लाभान्वित कर कर उसका उद्योग स्थापित करवाएंगे। और हमारे उद्योग लगवाने के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन होती है कि आपको रोजगार जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, रोजगार सृजन करना है। तो अब जब आप रोजगार सृजन करेंगे तो क्या करेंगे, अपने ही समूह की महिला को अपने प्रोजेक्ट में काम दे देंगी। आपके समूह का काम प्लस आपका पर्सनल काम साथ चल रहा है। रही बात मार्केटिंग की, तो मैं आपको बताऊं, इसमें हमने मार्केटिंग के लिए हम उनको ऐसा सिखाते हैं। जैसे अभी पिछली बार की बात है, हमारे एक बीएमएम थे सहसपुर में, तिवारी जी, जो अब पिथौरागढ़ चले गए। वो जब वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने महिलाओं से कहा कि यहाँ पर को हम लोगों ने रारोट के कलर्स बनवाए थे, तो मैं खुद ही ट्रेनिंग देती हूँ उसकी। मतलब आप उसे खा लीजिए, लगा लीजिए, आँख में भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें जो ईटेबल कलर्स होते हैं वो हम केक की आइसिंग वाले यूज़ करते हैं। तो वो मैंने बहुत सिखाया था यहाँ। तो उनको लगा कि पिथौरागढ़ में भी ये काम होना चाहिए। तो 4-5 महिलाएं एक समूह की तैयार हुई थी। तो उन्होंने कहा मैम कैसे होगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उन्हें ऑनलाइन सिखाऊंगी। एक दिन सेकंड सैटरडे की छुट्टी में मैंने उन्हें घर से ऑनलाइन कलर बनाना सिखाया। तो मैंने उनसे कहा था आप 1 कुंटल कलर बनाइए। तो वो थोड़ा डर गए कि 1 कुंटल कलर शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बेचूंगी कैसे। मैंने उनसे कहा पछताओगे, अभी भी कह रही हूँ 1 कुंटल बना लो। उन्होंने कहा नहीं मैम, हम 50 ही बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं। उन्होंने सीखा और टच वुड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे फ़ोटो भेजी, मुझे वीडियोज़ भेजी। अब आ गई समस्या मार्केटिंग। फ़ोन आया, मैंने कहा कुछ नहीं करना आपको, मैं बताती हूँ मार्केटिंग कैसी आसान होती है। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप सीधे अपने 4 कलर्स के पैकेट पकड़िए बढ़िया से, सीडीओ मैडम पे जाइए, डीओ मैडम पे जाइए, बताइए भाई मैं फलाने समूह की हूँ, ये ऐसे फुल ऑर्गेनिक, आप चाहें तो चुटकी लेके खा भी सकते हैं, फुल ऑर्गेनिक कलर है, तो मैम ये आपके लिए है। अब आप इसको यूज़ करके एक तो पहले कमियां बताइए, दूसरा आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि विकास भवन के कैंपस में मैं एक छोटी सी टेबल लगाऊं, क्योंकि मेरा मानना है कि महिला के स्वाभिमान का जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है, उसके अंदर बेचारगी नहीं आनी चाहिए। तो हमने उन्हें बताया कि आपको अपनी बात को कैसे कहना है, यही चीजें तो मिसिंग है। आप जाके कुछ नहीं कहना, आपको ये नहीं कहना अरे मुझे दे दो, नहीं, आपने बताना है कि आप मुझे परमिशन दे दीजिए एक टेबल की और मैं उससे डिस्प्ले करूंगी। उसने वहाँ डिस्प्ले किया, उन 3-4 महिलाओं ने, सीडीओ मैडम, डीएम मैडम आई, उन्होंने कलर्स देखे और उन्होंने कहा अभी एक चिट्ठी निकाली जाए और सारे विकास भवन वाले कलर्स यहाँ से खरीदें।
2 घंटे में सारे कलर बिक गए। आप कहाँ कह रहे हो, वो दुखी हो गई कि हमने ज़्यादा कलर्स क्यों नहीं बनाए, और इस साल उन्होंने खूब कलर्स बना के बेचे। तो कुछ नहीं है, ये उस तरीके का है ना जैसे पानी की धारा आ रही है, बह के आ रही है। अब उसको अगर मैं अपने खेतों की ओर काट देती हूँ तो सिंचाई का काम हो जाता है, लेकिन अगर मैं उसे व्यर्थ जाने दूंगी तो वो कीमती पानी मेरे काम नहीं आएगा। बस ये इसी तरीके से है, सब है, ऊर्जा भी है, टैलेंट भी है, उन्हें ना सिर्फ एक मार्गदर्शन की जरूरत है, उंगली पकड़ना है और जाए तो कर लेती है। और कुछ एक में तो इतनी ऊर्जा होती है कि वो बहुत अच्छा कर ले जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक तरीका है उनको आगे बताने का। उन्हें ये भी नहीं कहना है कि आपको विचारगी दिखनी, किस बात की विचारगी, कान नाक हाथ दिमाग सब ठीक है प्रभु का दिया हुआ, तो आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि जब उनका फोन आया तिवारी जी का कि मैम स्टूडियो में हमने चिट्ठी दे दी है और सब खत्म हो गया, वो दुखी हो रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार वो दबा के कलर बनाएंगे और दबा के कलर बेचेंगे। तो ये मुझे लगा उनकी सक्सेस तो पता नहीं, ये शायद पर्सनल मेरी सक्सेस थी, चाहे वो पिथौरागढ़ में थी, पर मेरी सक्सेस थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत आपने तो एक ऐसा किस्सा बता दिया है कि आपने कहा कि भाई कदम तो बढ़ाओ। सब लोग बैठे हैं आपकी मदद के लिए, विभाग आपकी मदद के लिए बैठा हुआ है। यहाँ पर गाइडेंस भी है, ट्रेनिंग भी है, मुद्रा भी है, जगह भी है और सपोर्ट करने के लिए लोग भी। बस एक कदम बढ़ाओ। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार, और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अलका पांडे जी से। और मैम उद्यमियों के बीच में काम करते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, विभागीय जो औपचारिकताएं होती हैं उनको पूरा कराते हैं, प्लानिंग में सपोर्ट करते हैं, और यहाँ तक कि मार्केटिंग में भी सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग में भी सपोर्ट करते हैं। आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो चाह रहा हूँ कि आपसे बहुत सारी जानकारियाँ लेकर युवाओं तक पहुँचाऊँ, महिलाओं तक पहुँचाऊँ, बेटियों तक पहुँचाऊँ। मैं जानना चाहता हूँ कि निस्बत की जो हम बात कर रहे थे, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा था कि एक ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, और भी बहुत सारी ट्रेनिंग है, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या क्या जी। मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि अगर हम किसी विभाग, इंस्टीट्यूशन या फिर हमारे एम्प्लॉयमेंट में भी होती हैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स, RCT भी करता है, वहाँ पर को ग्रुपिंग का सिस्टम है, बिना ग्रुप के संख्या के बगैर वो ट्रेनिंग नहीं देते हैं। तो या तो आप वहाँ संपर्क कीजिए और जैसे ही उनका बैच शुरू हो रहा हो आप एडमिशन ले लीजिए और अपनी ट्रेनिंग ज़रूर कीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे ब्यूटिशियन की हम बात कर रहे हैं, आपके आसपास में कोई पार्लर हो, 4-6 महीने आप वहाँ पहले सीख लें, उसके बाद आप अपना काम शुरू करें। लेकिन कोशिश ये करें जहाँ आप पर्सनली सीख रहे हैं वो व्यक्ति आपको एक सर्टिफिकेट ज़रूर दे। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मैंने पार्लर का काम सीखा है, क्योंकि देखिए पार्लर का काम थोड़ा सा रिस्की काम है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं किसी एक अच्छी संस्था, अच्छे इंस्टीट्यूशन से करना है, तो जितने भी विभाग हैं सब अपने अखबारों में एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि ये इतनी तारीख से इतनी तारीख तक ये उद्यमिता कौशल का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें पार्लर का कोर्स इतने के लिए है, सिलाई का इतने के लिए है, चार पापड़ का इतने के लिए है। या तो आप वहाँ पर अपडेटेड रहिए और तुरंत संबंधित व्यक्ति का जो फ़ोन नंबर है उससे संपर्क करके आप ये कर लीजिए। अदरवाइज आप आसपास भी कोई चीज़ सीख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको काम शुरू करना है तो सबसे पहले देखिए कुछ फिंगर टिप्स आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमेशा उस काम को कीजिए जो आपको आता है। मैं उस काम को नहीं कर सकती जो मैं किसी दूसरे के भरोसे शुरू करूं। कई बार हमारे पास ऐसे बच्चे भी आते थे, मैडम हमको रेस्टोरेंट खोलना है। जी खोलिए आप, बिल्कुल। उन्होंने कहा ठीक है, आप कैसे करेंगे? उन्होंने कहा मैं सेफ रखूंगा। तो हमने कहा हम आपको लोन नहीं देंगे। क्यों भाई? आप मुझे एक बात बताइए, कल को आपका सेफ चला जाता है या आपका कंपटीटर उसको ले जाता है तो क्या आप रेस्टोरेंट में ताला लगाएंगे? मैं इसमें एक उदाहरण और देना चाहूँगी आपको। हमारे LDM हैं भाटिया जी, उनका बेटा है अक्षर, वो काम शुरू करना चाहता था। वो एक हॉस्टल चला रहा था, गर्ल्स हॉस्टल। तो सर और हम फील्ड में खूब रहते हैं, तो सर ने कहा कि मैडम, मैंने कहा सर रेस्टोरेंट खुलवाइए। हमारा पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में उसने बेसिल बिस्ट्रो नाम से बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट खोला। उसका कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। उसने जो मार्केट सर्वे किया, जो हमने उसे बताया, उसने मार्केट सर्वे किया। जब वहाँ पर गया वो, तो उसने देखा कि बच्चों की डिमांड क्या है। डिमांड इन सेंस, डिमांड हर तरीके की, समय की डिमांड, ईटेबल्स की डिमांड और लोकेशन में कंफर्ट की डिमांड। उसने सब कुछ चेक की। उसने 2 बड़ी बड़ी दुकानें ली और उसके आगे बहुत सारा स्पेस था, उसे उसने जाली नुमा उससे कवर करके बढ़िया सोफे डाले और अंदर भी उसने बैठने का बनाया, बढ़िया किचन। और वो खुद बहुत अच्छा कुक है, उसके पास कोई हो ना हो वो किचन में जाता है और खुद सर्व भी करता है।
इसीलिए वो सरवाइव भी कर पा रहा है। वो सुबह नीचे हॉस्टल से जाता है तो अपनी मंडी से कार में सब्जी भर के लेके जाता है, वो किसी के भरोसे सब्जी नहीं मंगाता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे को वो काम आना बहुत जरूरी है। तो उसने जब वहाँ सर्वे किया तो उसने पाया कि वहाँ के जो मोस्ट क्राउडेड बच्चा है वो ऐसा है जिसको दोपहर में 1-1:30 बजे से लेके रात को 11 बजे तक का रेस्टोरेंट का टाइमिंग चाहिए। तो उसने वही किया, वो सुबह रेस्टोरेंट खोलता ही नहीं था, वो 1 से 1:30 के बीच रेस्टोरेंट खोलता था और रात को 11 बजे तक। तो उसने वहाँ स्टडी की, चीजें की, वहाँ जो डिमांड थी बच्चों की वो उस पे काम किया। तो हमको सबसे पहले उसी पे काम करना चाहिए जो काम मुझे आता है। उसके बाद मुझे लोकेशन चेक करनी है कि मैं जो काम शुरू करने जा रही हूँ, जो काम शुरू करने जा रहा हूँ, वो इस लोकेशन में चलेगा कि नहीं चलेगा, या मेरा कंपटीटर पहले बैठा है, डिमांडेबल है नहीं है, क्या मेरा कस्टमर वहाँ पर है। तीसरी चीज़ है कि आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत है। यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि हम मैक्सिमम पैसा ले लें, लेकिन हम उस समय ये याद नहीं रखते कि ये पैसा लेने के बाद हमें लौटाना भी है, वो हमारे लिए गले की फांस बन जाएगा। तो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये देखना है कि शुरुआती दौर पे काम शुरू करने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता है, मैं उतना ही लूं, और उसके बाद में इनहेंस करने के लिए मुझे बैंक सपोर्ट कर देगा। क्योंकि बैंक की एक थ्योरी है, जब आपका काम बहुत अच्छा चलता है तो बैंक आपसे खुद कहता है आप अपनी सीसी लिमिट बढ़ा लीजिए, लेकिन आपको यू हैव टू जस्टिफाई कि हाँ यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर को सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं ये भी तय करूँ कि मुझे कितने अमाउंट की आवश्यकता है, वो कम से कम अमाउंट जिसमें मेरा काम शुरू हो जाए। ना मैं इतना ज्यादा ले लूँ, ना मैं इतना कम ले लूँ कि मेरा काम ही शुरू ना हो। कम में क्या होगा कि सामान पूरा नहीं होगा, बिजनेस शुरू नहीं होगा। ज्यादा में ये होगा जो रेस्ट ऑफ अमाउंट बचा होगा वो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं उल्टा सुल्टा कहाँ उसे व्यर्थ गवाऊंगी और फिर मुझे किस्तें देनी पड़ेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं तय करूँ कहाँ, कैसे, कौन सा काम, मुझे कितने पैसों की आवश्यकता है और मुझे कैसे इस काम को शुरू करना। और मेरा बैंक, मैं पर्सनली सबसे एक चीज इसमें ये भी हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप इन सारी चीजों के बाद बैंक चयन करें तो एक बार अपने बैंक के पास जरूर जाइए। हम कतराते हैं बैंक से, हम पहले सोचते हैं हम क्या कहेंगे उससे जाके। मेरा ये मानना है कि जब हम पर्सनली बैंक के साथ बैठ के एक बार उस डीपीआर पे डिस्कस कर लेते हैं ना, तो बैंक को ये कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं ये कैंडिडेट बिल्कुल परफेक्ट है, ये काम करना चाहता है, लेकिन मेरी डीपीआर तैयार होनी चाहिए। मैं जब बैंक के पास बैठूं तो मैं फटाफट बैंक को बता पाऊं कि सर देखो मैं पार्लर खोलना चाहती हूँ, ये मेरा कोर्स है, मैंने ये कोर्स किया हुआ है, मेरी लोकेलिटी वो है, शॉप मैंने रेंट पे देख ली है, इतना मैं रेंट दूंगी और बेसिक मुझे ये चीज़ों की आवश्यकता है, जितना सामान का ये डिटेल मेरी डीपीआर में है और इतना मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए और मैं काम शुरू करना चाहती हूँ। हो सकता है बैंक कहे कि नहीं मैडम 8 में देता हूँ, 5 ही दूंगा। तो वहाँ पर मेरी नीयत काम करने की होगी तो मैं कहूँगी कोई नहीं 5 में ही शुरू कर लेती हूँ और मैं काम शुरू करके अपनी किश्तों को प्रॉपर दूंगी। तो बैंकर क्या करते हैं 5-6 महीने बाद खुद ही कहते हैं कि आप 2-3 लाख की लिमिट बढ़ा लीजिए। तो अल्टीमेटली मेरा अमाउंट वही आ जाता है जो मैं चाह रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा। देखिए बैंकर की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो हमारा पैसा हम में बांट रहा है, तो उसकी एक जिम्मेदारी भी है नैतिक कि वो सही जगह पर परफेक्ट एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हम इस चीज़ को समझे बगैर ये कह देते हैं कि नहीं यार बैंकर हेल्प नहीं करता। देखिए मैं कैसे गई, मैंने कैसे अपनी बात को कहा और मेरी नीयत क्या थी। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ सब्सिडी के लालच में इस काम को कर लेते हैं। देखिए सब्सिडी बहुत अच्छी बात है आपको मिल रही है, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ सब्सिडी नहीं होना चाहिए, वो तो एडिशनल पार्ट है, वो मेरी एक एडिशनल सुविधा है जो मुझे विभागीय योजना से मिल रही है, जिसमें मुझे ब्याज का लाभ भी मिल रहा है, सब्सिडी भी मिल रही है, लेकिन मेरा मेन फोकस होना चाहिए अपना काम। इसमें भी मैं एक चीज़ और लोगों से बार बार कहती हूँ कि जब आप लोन ले लेते हैं तो आप ये भूल जाइए आपको इतनी सब्सिडी मिली, आप बस इस पे फोकस रखिए कि इस तारीख को मेरी इतनी जानी है किश्त, जानी है तो जानी है। जिस दिन आप इस तरीके से कैलकुलेटिव वे में आगे चलोगे, और अगर इसमें एक खास बात और है, जैसे कई बार क्या होता है हम जैसे और लोन लेते हैं, हम कोशिश करते हैं उसे एक साथ वाइंड अप करते हैं, एक बार हो रहा है तो करते हैं। इसमें ये गलती हमें नहीं करनी, इसमें इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हमें सब्सिडी का पार्ट उसी टाइम फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद मिलेगा। मैं उससे पहले अगर अपना अकाउंट क्लोज करती हूँ तो मैं नुकसान में हूँ। तो अगर 3 साल या 5 साल का जो लॉकिंग पीरियड है, मैं कोशिश करूँ कि मैं उसमें ही स्टक्ड रहूँ और जो मेरी किश्तें तय की हैं बैंकों ने, मैं प्रॉपर टाइम पे उसे देती रहूँ, तो मैं बहुत अच्छा काम करूँगी। और सबसे बड़ी खासियत हमारे बिजनेस की ये होती है कि हमको जो है
स्टार्ट जब हम बिजनेस करते हैं तो उसके में 3 साल तक अगर मैं बिना लॉस और बिना प्रॉफिट के काम कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ। हाँ, अगर कुछ ऊंच नीच हो रहा है तो मुझे संभलने की आवश्यकता है, मैं उस गलती को ढूंढूं मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं 3 साल तक बिना प्रॉफिट बिना लॉस के चला रही हूँ अच्छे से बिजनेस और वहां का वहीं लगा रही हूँ, इट मीन्स मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और 3 साल के बाद फिर मुझे जो है चीजें और ज्यादा इनहैंस होकर समझ में आएंगी कि हाँ, क्योंकि 3 साल के पीरियड में ही अप डाउन होते हैं और यही वो टाइम होता है जहां पर या तो आदमी पार पा जाता है और या फिर फ्लॉप होके वाइंड अप कर देता है। तो थोड़ा सा पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिहेवियर कूल होना, आपको अपनी बात को कहना आना, एग्रेशन नहीं होना चाहिए। भाई मैं ये मान के चलूं, जब मैं कस्टमर होती हूँ और मैं किसी शॉप में जाती हूँ तो मेरे क्या एटीट्यूड और नखरे होते हैं। तो भाई मेरे प्रोडक्ट के लिए दूसरे के नखरे क्यों ना हो, वहां मैं बुरा क्यों मान रही हूँ। तो मुझे सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को उसी कस्टमर की नजर से देखना कि अगर मैं कस्टमर होती तो मैं क्या क्या देखती इसमें। जिस दिन मैं अपनी गलतियों को खुले दिल से एंटरप्रेन्योर होने के बाद अपनी कमियों को स्वीकारने लगूंगी तो ये पैरामीटर्स हमको एक अच्छा सक्सेस उद्यमी बनाने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। बहुत शानदार टिप्स आपने दिए कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपको क्या करना है, पैसे को किस तरह से, पूंजी को किस तरह से व्यवस्थित करना है और सर्वे करना है, और भी बहुत सारी जो चैलेंजेस आते हैं उन पर कैसे आपने विजय प्राप्त करनी है। बहुत शानदार टिप्स मैम आपने दिए हैं। और आपने मुझे बताया था कि एसएचजी भी अपने काम कर रहे हैं और समूह के माध्यम से भी आप आर्थिक तरक्की कर सकते हैं। आप उनको भी कुछ योजनाएं हैं जो उन पर लागू होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप तो अभी पौड़ी क्षेत्र में है जी, पहाड़ का इलाका है जी, आप देहरादून में रहे, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जी। तो क्या चैलेंज आते हैं और क्या संभावनाएं हैं? देखिए, संभावनाएं तो ढूंढने से कहीं भी मिल जाती है। जैसे चींटी जंगल में भी चीनी ढूंढ लेती है, जबकि चीनी का जंगल में कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो एक अकाट्य सत्य है। लगन और ललक किस लेवल की है, ये बहुत डिफरेंट चीज है। रही बात चैलेंजेस की, तो देखिए होता क्या है ना, जैसे जब हमने देहरादून में भी काम शुरू किया था, एक थोड़ा सा रिदम पकड़ने में टाइम लगता है। मतलब आम जनता को और आपको बीच में समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। होता क्या है कि जैसे यहाँ भी अवेयरनेस शुरू में कम थी, फिर हम मिले, हुआ, करा, करते 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 एक से, मैंने जैसे आपसे कहा ना कि मौखिक एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसने वर्कआउट किया। यही चीज़ वहाँ भी जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये था कि भाई कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें। तो हमारे निदेशालय से हमने 3 ईडीपी की ट्रेनिंग मांगी। पहली ईडीपी की ट्रेनिंग मैंने निस्बत से कहा कि आप करवाइए, और निस्बत ने कहा ठीक है। उन्होंने हमारी नगर पालिका में मैंने व्यवस्था कराई, नगर पालिका के हॉल में। और मतलब वो मेरा स्टार्टिंग का जो एक्सपीरियंस था, वो जो बच्चे थे, शुरू में 5 दिन उन बच्चों को ये लगा, उसमें महिलाएं थी, लड़के थे, एक हमारे हैंडीकैप्ड हैं और बहुत सारे लोग थे उसमें। शुरू में उनको ये समझ में ही नहीं आता था कि मैं उनसे बात क्या करती। तो मैंने उन्हें ये बात कही थी कि 4 या 5 दिन आपको मुझको सिर्फ समझने में लगेंगे। 15 दिन की ट्रेनिंग है, 5 दिन तो इस बात को समझने में निकल जाएंगे कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। क्योंकि इस ट्रैक में कभी आपने सोचा ही नहीं, ऐसे कभी आपने सोचा ही नहीं, ये विजन आपका कभी था ही नहीं, आपको पता ही नहीं था कि चीजें ऐसे भी होती हैं। तो उसको आत्मसात करने के लिए यू नीड अ टाइम, आपको थोड़ा वक्त चाहिए। क्योंकि लीक से हटके जब आप कोई बात करते हैं तो आपको समझिए, जैसे मैं प्लेन्स में रहती हूँ, मुझे अभी तुंगनाथ चढ़ना है तो वो मेरे लिए एक टास्क होगा और मेरे लिए बहुत कठिन काम है। तो मुझे शुरुआत में 1-2 किलोमीटर बड़ा कष्ट होगा, उसके बाद मेरे बॉडी को लगेगा कि ठीक है, ये उस तरीके की एक प्रक्रिया है। लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा था कि ये मेरा दावा है आपसे कि 5वें दिन के बाद जब हम 15वें दिन बात करेंगे तो आप कहोगे कि मैडम इस ट्रेनिंग का टाइम बढ़ना चाहिए और बहुत मजा आया। शुरू में तो उन लोगों को लगा कि मैडम शायद ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन हुआ बिल्कुल यही। उन 5 दिनों के बाद 6ठे दिन से, पहले तो वो 30 लोगों की 5 दिन में छटनी हुई। मैंने उनसे कह दिया था यहाँ छठे वे बैठेंगे 5वें दिन के बाद। 6ठे दिन से यहाँ छटनी हुआ क्रीम व्यक्ति बैठेगा जो सच में जिजीविषा से करना चाहता है। अभी तो सब बातें कर रहे हो, लेकिन शिद्दत से और दिल से जो करना चाहेगा वही इसी हॉल में होगा। तो 30 लोगों की छटनी 20 लोगों में हुई। वो 20 लोग
जब उन्होंने ट्रेनिंग ली, उस ट्रेनिंग में मैंने यहाँ से अपने सफल उद्यमी बुलाए, जिसमें मैंने विकास उनियाल को बुलाया, जो प्योर हमारा फूल है उसको इकट्ठा करता है नगर निगम के माध्यम से। क्या बढ़िया धूप अगरबत्ती बनाता है, कोन्स बना रहा है, बहुत ही बढ़िया काम है इस लड़के का। वो आया, हमारी वो जो बीनू भदौरिया मैडम है जो ओजस कैटल फीड पे काम कर रही हैं, वो आई। हमारी एक दीपा है, वो अचार पर काम कर रही। उसके बाद अल्पी मैडम आई। तो हुआ क्या, जैसे मैं हूँ, मैं जब आपसे बहुत सारी बातें कर रही हूँ तो सुन तो रहे हैं, लेकिन वो क्लिक नहीं होता। लगता है कि हाँ यार ठीक है, मतलब हो सकता है, लेकिन जब आप रियल में उस व्यक्ति से उसकी व्यथा सुनने के बाद आप जानते हो उसकी कहानी ये थी और आज ये आपके सामने ऐसी खड़ी है, तो वो इंस्पायरिंग होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे उन उद्यमियों को वहाँ बुलाना। तो मैंने उनके सेशन रखे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे जो ये वाले सेशन थे, उस दिन हम सुबह 10 बजे बैठे थे और वो 6 बजे तक भी हॉल छोड़ने को तैयार नहीं थे स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्हें वो चीज बांध रही थी, वो चीज इंस्पायर कर रही थी ना, प्रैक्टिकली किसी चीज को देखना और खाली बातें सुनना। तो इस तरीके से हमने जब उनको ट्रेनिंग दी तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमारे निदेशालय ने जो हमें 3 ट्रेनिंग दी थी, तो एक मैंने अपने कैंपस में की, उसके बाद एक मैंने घुड़दौड़ी में की और एक मैंने अपने श्रीनगर के कैंपस में की। जैसे घुड़दौड़ी की ट्रेनिंग में क्या हुआ, पौड़ी में बुके नहीं मिलते, फ्लावर्स का इशू है, तो श्रीनगर से या एक शायद बुके वाला है, वो बहुत कॉस्टली है, तो एवरीवन कांट अफोर्ड दैट। तो मैंने जब उनको धीरे धीरे चीज़ें समझाना शुरू किया, बताया ऐसे कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी है। तो 6ठे दिन जब निस्बत की ट्रेनिंग थी तो एक महिला है मनोनीता, वो अपने आसपास के फूलों का एक बुके बना के लाई और उसने कहा मैम ये आपके लिए है। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा ये है परिस्थिति से आवश्यकता और ज़रूरत को निकाल के काम करना। घुड़दौड़ी में जब हमने काम किया तो हमने गोबर के दियों की बात की। महिलाएं वो जो हमारे चीड़ की पत्तियां होती हैं उससे कुछ बना रही थी, वो बना के लेके आई थी। फिर मैंने उन्हें कमियां बताई, मैंने कहा अब आप खुले दिल से कमियां सुनिए। उन्होंने उस पर बिल्कुल कहा कि मैम इस पर हम काम करेंगे। और अब आप देखिए, दूसरे दिन एक लड़की दिया बना के लाई, सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग थी। आज मैंने आपको समझाया, नेक्स्ट डे वो महिला दिया बना के लाई, एक महिला तिल के लड्डू बना के लाई, एक अरसे बना के लाई और एक अपने खेत का पालक तोड़ के लाई। अब उन्हें मार्केटिंग भी सिखानी है, तो उन्होंने वो सामान मेरे सामने रख दिया। एक ने कहा मैम मैं आपके लिए ये लाई हूँ, एक ने कहा मैं ये लाई, मैं लाई। ठीक है, अच्छा बताइए अरसे कितने रुपए किलो बिक रहे हैं? उन्होंने कहा मैडम ऐसे। मैंने कहा पकड़ो पैसे। उसने कहा नहीं मैम ये तो। मैंने कहा तो फिर तुम बिजनेसमैन बनोगे कैसे? पहले स्टेप में फेल हो गए। फिर मैंने कहा पालक वाली को मैंने 20 रुपए दिए, उसने कहा कि मैम नहीं ये तो मेरे खेत का है। मैंने कहा मुगालते में हो तुम्हें पता ही नहीं है ये ऑर्गेनिक के नाम पे तो 50 रुपए गड्डी बेच सकती हूँ, इसे पकड़ो। अब क्या हुआ, ये साइकोलॉजिकल वर्क हुआ। उस महिला ने सोचा यार जो बीज मैंने ऐसे ही फेंक दिया था और जिसको मैं ऐसे ही काट के ले गई थी, वो भी मुझे कमा के दे सकता है। एक थॉट ने जन्म लिया। तो ये जब जिस तरीके की ट्रेनिंग में हम प्रैक्टिकली उनको चीजें समझाते हैं, तो मैंने देखा महिलाएं ऐसा ऐसा करती है। वो तिल के लड्डू वाली कह रही नहीं मैम। मैंने कहा नहीं भाई कितने रुपए किलो? भाई तुम ये कर सकती हो कि कॉम्प्लीमेंट्री 60 रुपए की चीज मुझे 50 में या 40 में दे सकती हो, पर फ्री में ना तो मैं लूंगी और ना तुम्हें देनी चाहिए। फिर तुम बिजनेस वूमन हो ही नहीं, तुम बिजनेस करना आया ही नहीं ना। बिजनेस करने वाला तो मट्टी भी बेच के आ जाता है। बेची, मनोनीता ने मट्टी बेच दी। अब आपको उसकी भी कहानी सुनाती हूँ। जो ये ट्रेनिंग्स थी, इनमें एक मनोनीता नाम की महिला है। होता है ना हर एक क्लास में जैसे एक बम्पर बच्चा होता है, तो इस ट्रेनिंग की वो बम्पर कैंडिडेट है। सर वो इतनी एनर्जेटिक है, उसका हर तीसरे दिन फोन आता है, कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, तो मैं हमेशा जहाँ मेरे से जो होता है वो मैं तैयार रहती हूँ। तो मनोनीता जब श्रीनगर आई सेशन लेने, मैंने कहा मनोनीता आज से तुम सेशन लो। तो क्या है ना, कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो मनोनीता ने कहा मैडम मुझे ना मट्टी का ऑर्डर मिला है। मैंने कहा बेचो, लिपाई वाली मट्टी। शिवरात्रि आई, ऊपर वहाँ एक किंकालेश्वर मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है पौड़ी में। तो उसने क्या किया, उसने एक छोटी सी पुड़िया बनाई, उसमें 4 बिल्व पत्र, एक इतनी सी तिमरी की डंडी और उसमें आसपास का जंगली फूल 4 रख के और एक वो धतूरे का फल या फूल रख के 20-20 रुपए में बेचना शुरू किया। कह रही मैम आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी भीड़ लग गई। और मैंने एक से कहा भैया अभी जाओ और दातुरी से फिर से काट के ला तिमली और पत्तियां मंगाई। और बाद में कह रही मैम ऐसा हो गया कि हम 2 पत्ती 1 तिमली 50 रुपए में देने लग गए।
कह रही है हमने शिवरात्रि में 15 से 20 हजार रुपए सिर्फ ये जंगल का सामान बेच के वो किया, क्योंकि मैंने उन्हें उदाहरण देके समझाया ना, गोबर काउ डंग केक कह के अमेज़न में 5 टिक्कियां जब 250 रुपए की मिल सकती है तो तुम कुछ भी कर सकती। तो वहां से जब उनको लगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, उसके बाद उन्होंने नागनाथ का, नागराजा का मंदिर है, वहां मेला लगता है, तो मनोनीता ने क्या किया, वहां पर भी इसी तरीके की व्यवस्था की और एक उसका पानी के बताशे का ठेला लगाया, जिसमें मैंने उनसे कहा कि देखिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट और हाइजीन, क्या आप खाएंगे गंदगी का सामान? नहीं, तो दूसरा कैसे खाएगा? तो उससे क्या किया, प्रॉपर सर पे और हाथ में ग्लव्स के साथ, और सर 20-25 हजार वहां का ना। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रेनिंग हुई, मैं उन्हें कलर्स की ट्रेनिंग देने वाली थी, फिर वो कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि मेरा अप डाउन रहता है, तो मैंने कहा ये नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी, मैं तुमको एक ट्रेनिंग खुद दूंगी, मैं खुद सिखाऊंगी, मटेरियल भी मेरा अपने कैंपस में मैं सिखाऊंगी। फिर मैंने उन्हें बताया और उन्होंने फिर कलर भेजा। तो उनको ना परिस्थिति और आवश्यकता को क्रिएट करके अपने काम को शुरू करना आया, जो आज तक नहीं था। वो यही कहती है मैम इस तरीके से कभी सोचा नहीं जिंदगी। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हम उनको देते हैं और हमको फिर कुछ आउटपुट मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये चैलेंजेस तो आते रहते हैं, लेकिन बस वही है कि जहाँ पर मैं हूँ मुझे उनको मोल्ड कैसे करना है, और उनको एक बार जब वो मोल्ड हो जाते हैं तो फिर वो आपका पीछा नहीं छोड़ते और आपसे जुड़े रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, आपने बहुत सही जानकारी दी है कि ट्रेनिंग के दौरान हम ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको किस तरह से बात करनी है, और जो स्थानीय संसाधन है उनका उपभोग किस तरह से करना है, उनका वैज्ञानिक रूप से दोहन कैसे करना है, और क्लाइंट तक कैसे पहुंचना है। जैसे कि आपने पालक वाली जानकारी दी, तो हमें विशेषता बतानी पड़ेगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी विशेषता क्या है। जो विशेषताएं हैं उनको हमें बताना है और तभी हम अपने उपभोक्ता तक पहुंच सकेंगे। मार्केटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू आपने बताया। मैं जानना चाहूंगा कि जो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है जी, मैं कोई कार्य शुरू करना चाहता हूँ जी, तो जैसा कि आपने टिप्स तो दिए हैं कि सर्वे भी करना है, जी, वो मेरे अपने स्तर पर है कि मुझे किस तरह से सर्वे करना है, किस तरह से मेरे को देखना है कि वहाँ कितनी संभावनाएं हैं, कहाँ से कच्चा माल आएगा, ये भी सब मुझे देखना है, और क्या मैं उस कार्य को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ जिस कार्य को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बैंक के साथ मुझे किस तरह से रिलेशनशिप बनानी है, मुझे पूंजी को किस तरह से व्यवस्थित करना है, ये सब जानकारी आपने दी। एक होता है प्रोसेस कि मैं आपके जो विभाग है, जो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, उससे मैं कैसे संपर्क करूं और उसका जो आवेदन का जो प्रक्रिया है वो क्या है, उसके बारे में जानना चाहिए। तो आपने मुझसे पूछा कि क्या प्रोसेस होगा। देखिए, हम ये तो बात कर ही चुके हैं क्या करना है, कैसे करना है। इसके लिए आप जिस भी संबंधित जिले में हैं, आप उस संबंधित जिले के कार्यालय से संपर्क करें। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन सभी से होता है, कृपया उसे कोई अदरवाइज न ले। देखिए, मदद सिर्फ उसकी जो सच में जिजीविषा के साथ काम करना चाहता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ काम करना है, ना कि मीन मीट निकालना। मैं उसके लिए बिल्कुल अंतिम क्षण तक खड़ी हूँ। उस व्यक्ति का काम के प्रति निष्ठा और योजना के प्रति ईमानदारी होना और जिजीविषा का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आवेदन वैसे तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, खुद भी भर सकते हैं आप, ऑनलाइन है प्रक्रिया, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। उसमें हमें आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका स्थायी निवास होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, एक फोटो और एक शपथ पत्र होता है, वो हम आपसे भरवाते हैं। और डीपीआर के लिए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक पेपर पे हमें दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, कि आप अपने बैंक से प्लीज एक बार संपर्क अवश्य करें। ये ना सोचे कि नहीं यार मैं बैंक में फाइल भेज दूंगा फिर बात करूंगा, नहीं, जाके पहले बात कीजिए। और ये एक बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उस बैंकर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मेरा एक कैंडिडेट आया, उसने मुझसे बात की और मैं इसकी इस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज आप पोर्टल पे भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के। पर मैं सलाह यही दूंगी कि आप अगर जिला उद्योग केंद्र में भी ये आवेदन भरे जाते हैं MSY के, क्योंकि बेसिकली योजना उन्हीं की है और खादी बोर्ड एक कार्यदायी संस्था है उसमें, या तो आप खादी बोर्ड के कार्यालय में जाइए या आप जिला उद्योग के केंद्र के कार्यालय में जाइए और वहां जाके संपर्क कीजिए और अपना वहां से आवेदन भरवाइए। और उसके बाद जब बैंक में आपका आवेदन जाता है
तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कैंडिडेट्स अक्सर क्या करते हैं, बैंक में आवेदन जाने के बाद बैंकर उन्हें बुलाता रहता है और वो जाते नहीं। देखिए, जब तक आप टाइम के पंक्चुअल सिस्टमैटिक नहीं होंगे, आपकी भगवान भी मदद नहीं कर सकता, इंसान तो बहुत दूर की चीज़ है। तो बैंकर अगर आपसे कहता है आप फलां दिन आ जाइए, इतने बजे आ जाइए, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आइए, इट मीन्स उस बैंकर ने वो पर्टिकुलर टाइम आपके लिए निकाल रखा है। बैंकर हर समय व्यस्त है, उसने आप 10 बजे के अगर 10:30 जाएंगे तो देखिए भाई, उसने तो अपना काम शुरू कर लिया, ऑब्वियसली वो आपसे कहेगा आप कल आइए। फिर हम ये ना कहें कि बैंकर मुझे बार बार कल बुलाता है। आप ये भी चेक कीजिए क्या आप पंक्चुअल थे। अगर 10 बजे बुलाया है तो मैं 10 बजने में 5 मिनट पर वहां पर उपस्थित हो जाऊं। उससे क्या होगा, 2 चीजें होंगी, एक तो मैं टाइम से आई, दूसरा बैंकर को दिखाई दे रहा है कि मैं कितनी सिंसियर हूँ, मेरा अपना एक स्टेटस भी मेंटेन हो रहा कि हाँ मैं सिंसियर हूँ, मैं सच में इस काम को करना चाहती हूँ और मैं समय से इसीलिए हूँ कि मुझे इसको करना है। तो कुछ चीजें आपके कार्य प्रणाली से भी कुछ मैसेज जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा कोई भी कैंडिडेट पूरे उत्तराखंड में जो भी काम करना चाहता हो वो थोड़ा इस आधार पर भी काम करे और सिर्फ सब्सिडी को बेस ना बनाए। और ऐसा ना हो कि चल जिला उद्योग से भरा, यहाँ से नहीं हुआ तो खादी बोर्ड से भर लूँ, नहीं। क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करेंगे और हम पोर्टल पे जाएंगे तो आप रजिस्टर्ड दिखाएंगे। तो ईमानदारी के साथ जो भी काम करना चाहता है ना, हो सकता है उसे 5-6 लोग ऐसे मिले जो मदद ना करें, पर 7वां ऐसा मिलेगा जिससे उसकी बहुत मदद होगी। तो आप कोशिश ये कीजिए कि ईमानदारी से काम करें और विभागों से संपर्क कर लें तो बेहतर होगा और वहाँ से आपके आवेदन भरे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। काम कोई भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। आप दुकान खोलिए, आप सर्विस सेक्टर में काम कीजिए, आप पार्लर खोल लीजिए, आप कार वॉश सेंटर खोल लीजिए, आप दोना पत्तल की शॉप लगा लीजिए, अचार पापड़ बना लीजिए, जूस बना लीजिए, कोई भी काम जो आपको लगता हो कि आप कर सकते हैं उसे आप ज़रूर करिए और एक अपना रफ एस्टिमेट ज़रूर तैयार रखिए कि मैं यहाँ पर काम करूँगा तो इतने मुझे मिनिमम की आवश्यकता है। इस तरीके से काम करेंगे तो मुझे लगता है बहुत मदद होगी। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार और रेडियो केदार के स्टूडियो में अभी हम बातचीत कर रहे हैं उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में परिक्षेत्रीय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पौड़ी डॉक्टर अलका पांडे जी से। और मैडम से हमें बहुत जानकारियां मिल रही हैं कि आप कैसे अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, कैसे आप बैंकर्स से मिलें और किस तरह से आप आवेदन करें, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप शुरू कर सकते हैं और आर्थिक तरक्की के लिए विभिन्न आयामों पर आप काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खादी को जो मॉडर्न लुक में लाया जाए जी, तो उस तरह की ट्रेनिंग और वो सपोर्ट आप दे रहे हैं। कोई इनोवेटिव आइडिया के साथ आपके पास आया कि नहीं, आज तो मैं जो स्टाइल चल रहा है, जो ट्रेंड है, उसके अनुसार काम करना चाहता हूँ, तो क्या सपोर्ट है और क्या केस स्टडी है, कुछ क्या उपलब्धियां हैं? खादी मुझे लगता है एक ऐसा वस्त्र है ना जिसका इतिहास कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ये एक ऐसा मील का पत्थर है जो कभी खत्म नहीं होगा, मॉडिफाई हो सकता है। तो खादी का अपना जो एक वास्तविक उसकी जो खूबसूरती है, हैंड वीविंग और ये सारी चीज़ें, लेकिन इसका जो युवाओं के लिए हम लोगों ने सोचा था, जैसे हमारा एक वहाँ पर गुलजार है एक लड़का सहसपुर में, उससे हमने लेनिन खादी का निर्माण करवाया था। जब मैं देहरादून थी तो उसका हमने PMEGP में काफ़ी अच्छा एक सेटअप शुरू करवाया था और उसी के शॉप के आगे हमने एक उसका आउटलेट भी खुलवाया था। तो उसने ऊलन साड़ी बनाई थी जो नॉर्मली जम्मू कश्मीर में बनती और बहुत खूबसूरत शेड्स थे उसमें। तो यहाँ पर एक मेला लगा था उसमें, तब उसकी ऊलन साड़ी की बहुत डिमांड रही थी। फिर हमने सिल्क और कॉटन के एक्सपेरिमेंट में उससे साड़ियाँ बनवाई थी तो वो भी बहुत डिमांडेबल रही। फिर उसने लेनिन खादी पर काम किया। लेनिन खादी बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है जीन्स वगैरह के लिए। और अभी वर्तमान में उसको हमने ग्राफिक एरा के जो फैशन डिज़ाइनिंग वाला डिपार्टमेंट है उसके साथ जोड़ा है। अभी वो उनकी हेल्प करता है और वो उसके साथ काम कर रहे हैं। साथ ही इसमें एक लड़की है मानसी, उसने विकारा ब्रांड खोला है। अच्छा, उसका जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है यूथ्स के लिए। वो लड़की जब तक खादी पे काम नहीं कर रही थी वो कभी खादी पहनती नहीं थी और आज वो सिर्फ खादी पहनती है और जो कपड़ा मॉडर्न मार्केट में मिल रहा होता है वो सेम वैसा बना के पहनती है और वो नेचुरल डाई करती है, प्याज के छिलकों से, चुकंदर से, गुलदावरी के पौधों से जो कलर्स एक्सट्रैक्ट्स निकलते हैं उन्हीं से डाई करके करती है, प्रॉपर खड्डी लगा के
धागा बनाना, उसको खड्डी में बुनना और उसके बाद उसको कटाई करके एक अपने साथ की फैशन डिजाइनिंग वाली लड़की रखी और वही कपड़ा वो लोग बनाते हैं जो मार्केट में डिमांडेबल है। जिस तरीके के टॉप्स लड़कियां पहनती हैं, जिस तरीके के ट्राउजर्स लड़कियां पहनती हैं, तो उसने वो खादी में निकाला है विकारा ब्रांड से, जो ज़बरदस्त डिमांडेबल है। ऐसा नहीं है कि खादी को हम पसंद नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली खादी को ना हमने उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। हमें ज़रूरत है उसको उस ट्रेंड की तरह प्रेजेंट करने की कि मैं दिखाऊं कि भाई अगर ये स्टाइलिश कुर्ता है तो वो खादी में बनके इतना ज़बरदस्त लगेगा। तो जब युवाओं को इसका टेस्ट लग जाएगा ना, तो फिर स्किन आपकी फिर किसी और कपड़े को एक्सेप्ट नहीं करती। ये बड़ा स्किन फ्रेंडली होता है, जाड़ों में गर्म, गर्मियों में ठंडा, ऑक्सीजन प्रॉपर रहता है। और जो हमारी स्किन डिजीजेज, स्किन प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि हम सिंथेटिक कपड़ा बहुत पहन रहे हैं। आपने देखा होगा इवन स्किन कैंसर तक आजकल होने लगा है, जो एक केमिकल और ये सिंथेटिक कपड़े का साइड इफेक्ट है। तो अगर हम इस मैसेज को भी कन्वे करते हैं और खादी के लिए प्रमोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मैं बताना चाहूँगी अपने श्रोताओं को, वो सबसे अच्छी बात क्या है कि 2 अक्टूबर से लेके मार्च में 108 दिन की जो हमारी खादी की छूट होती है, तो मुझे लगता है हमारे पास साल भर में सबसे अच्छा समय होता है खादी का कपड़ा लेके साल भर की तैयारी करने का, जिसमें सिल्क की छूट अलग होती है 30%। आप खादी का कपड़ा ले लीजिए, आप वूलन शॉल लीजिए, आप ट्वीड लीजिए, आप ब्लैंकेट्स लीजिए, आप पंखी लीजिए। तो हम एक तो हमें इन्फॉर्मेशन ये भी नहीं है, सेकेंडली जिस दिन हम इस ट्रेंड में काम करेंगे, जैसे हमारी बेडशीट्स होती हैं बहुत अच्छी, प्योर स्किन फ्रेंडली होती है। अगर आप कॉटन की बेडशीट यूज़ करते हैं खादी की, तो वो बहुत सूदिंग होती हैं। तो हम इस तरीके से अगर अपने यूथ्स को ये चीज़ बताएं, जैसे खादी की कुर्ता पजामा, आपने देखा होगा आजकल लड़कों में बहुत क्रेज है कुर्ते पजामे का, तो कलरफुल कुर्ते पजामे किस तरीके से हों, और सबसे इम्पॉर्टेंटली फैशन शो का होना, जिसमें हम यूथ को ही इन्वॉल्व करें। जब वो रैम्प करेंगे तो ही वो बता पाएंगे। और एक मेरा पर्सनल थॉट है कि जब हम फैशन शो करें तो आई डोंट नीड एनी मॉडल, मैं स्वयं एक मॉडल हूँ, क्योंकि मैं आम जनता के लिए कपड़ा बना रही हूँ और आम जनता देखना चाहेगी कि आम महिला इस कॉटन की साड़ी को पहन के कैसी लगती है। क्योंकि अगर वो किसी सेलिब्रिटी को पहनाती हूँ तो सेलिब्रिटी का एक अलग ट्रेंड होता है, लेकिन आम महिला, जैसे आप अगर कुर्ता पजामा बास्केट पहनते हैं तो आम जेंट्स को समझ में आएगा नहीं यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए सिलाता हूँ। आपने उसको क्लिक किया, लेकिन मैं अगर सेलिब्रिटी को खड़ी करूंगी तो वो क्लिक नहीं करेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्लान्ड वे में चीज़ें जो हैं हम कर सकते हैं जो यूथ को क्लिक करे और यूथ को अप्रोच करना। और आजकल बहुत बहुत शौक है, बहुत ट्रेंडी हो रहा है यूथ में खादी। ऐसा नहीं है, खादी का अपना एक डिमांड है, खादी अपने आप में एक, खादी ही एक स्टाइल है एक्चुअली, खादी ही एक स्टाइल है। जैसे हम लोगों का एक स्लोगन होता है कि खादी वस्त्र नहीं एक विचार है, तो वाकई में ये स्लोगन जो है ये रियल बेसिस पर ही है और यूथों में बहुत इसका क्रेज है आजकल। बहुत सही कहा आपने कि खादी ही एक स्टाइल है और केवल हमें प्रेजेंटेशन का तरीका बदलना है। और खादी का आपने बताया कि जो स्किन फ्रेंडली है, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, तो बहुत सारी विशेषताएं आपने खादी की बताई। एक जानकारी चाहता हूँ मैं कि खादी के उत्पाद तैयार करना, उनको मॉडर्न लुक में ले आना, ये तो अभी एक नए नवाचार के साथ हो रहा है, पर जो कच्चा माल है कहाँ से आता है? देखिए, ये जो ऊन होती है भेड़ों की, इसको परचेज किया जाता है, बाकायदा टेंडर होते हैं। उसके बाद उसी ऊन की सफाई, कार्डिंग वगैरह हो करके उसी ऊन की कताई, जो हमने शुरुआत में महिलाओं की कताई के प्रशिक्षण की बात की थी ना, उसी ऊन की कताई वो महिलाएं करती हैं। और वो डिपेंड करता है हम कितनी मोटाई का तागा किस कपड़े के लिए निकलवा रहे हैं, हम उसकी कताई करवाते हैं। वो बॉबिन में भरी जाती है। उसके बाद खड्डी में हमारा ताना बाना लगता है। ताना बाना लगने के बाद फिर अगर हमारा पंखियों का लॉट है तो पंखी निकलती है, शॉल का लॉट है तो शॉल निकलता है, ट्विड है तो ट्विड निकलता है, और अगर साड़ी है तो साड़ी निकलती है। तो ये प्रोसेस वहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ नेचुरल और ऑर्गेनिक है। वो वहाँ प्रोसेस से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक हम चीज़ों को करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है आपको खादी, तो जो हमारी छूट का वक्त है आप उसी समय खरीदिए ना। मेलों में, हमारे आउटलेट्स में, हमारे जितने भी हमारी संस्थाएं हैं खादी की, वो गांधी आश्रम सब बेचते हैं, उस समय छूट में बेचते हैं 2 अक्टूबर से। आप तब खरीदिए, सिल्क लीजिए, ऊल लीजिए, कॉटन लीजिए, धान से कटवाइए, आप कुर्ता सिलवाइए, आप रेडीमेड भी मिल जाता है, बहुत अच्छा मिल जाता है।
तो हमारा ये जो है ये प्रोडक्शन भेड़ पालक से ऊन लेने से शोरूम पे गई बनी हुई रखी पंखी तक का एक पूरा सफर है। इसीलिए शायद खादी अपने आप में एक कहानी है, एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। तो कहानी जब आप किसी कुर्ते को देखते हैं खादी के, तो उसकी एक कहानी होती है कि इसको वहां से खरीदा था, फिर फलानी महिला ने इसको काता, फिर फलाने बुनकर ने इसको बिना, उसके बाद ये यहाँ पर धुला, यहाँ पर ये कलर हुआ और अब ये आपके पास प्रस्तुत है। आपने देखा होगा अंग्रेजों को इसी स्टोरी की आवश्यकता थी। अंग्रेज इस स्टोरी को जब वो कोई सामान डिस्प्ले करते हैं तो वहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता ये बताने के लिए कि क्या है कैसा है, वो उनकी एक इतिहास होता है उस प्रोडक्ट का, और वो उसी के हिसाब से इम्प्रेस होके उस सामान को खरीदते हैं। तो हमारे खादी का भी एक इतिहास है कि यहाँ से ऊन आई, डुंडा से आई, मुंशारी से आई, उसके बाद यहाँ गई, यहाँ साफ हुई, ऐसे आई, ये महिलाओं ने काता, ये इस संस्था की महिलाओं ने काता, ये श्रीनगर वाली ने काता, ये तिलवाड़ा वाली ने काता, उसके बाद खड्डी पे लगा और तब जाके ये माल गया। बहुत सही जानकारी आपने दी है कि जो वस्त्र हम पहनते हैं वो अपनी एक स्टोरी लेकर आता है, वो भी एक तरीका है प्रेजेंटेशन का, अपने उत्पाद के बारे में जानकारी देने का। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार, और अभी हम मुलाकात कर रहे थे, खादी के बारे में जान रहे थे डॉक्टर अलका पांडे जी से। आप परिक्षेत्रीय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी हैं पौड़ी में, और आपने बहुत सारी जानकारियां दी। आपने बताया कि किस तरह से आवेदन किया जाए, कैसे सर्वे किया जाए, कैसे एक उद्योग को शुरू किया जाए, और उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। और आपने खादी के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां दी। आपने बताया कि खादी महंगी नहीं है। आपने ये भी बताया कि खादी को एक नए ट्रेंड के साथ किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, कौन से ऐसे नवाचार हैं, कौन लोग काम कर रहे हैं, और किस तरह से कच्चा माल आता है, और खादी की जो जर्नी है, उसकी जो कहानी है, कितने परिवार उसके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी जानकारियां आपने दी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने रेडियो केदार के लिए अपना समय दिया और हमारे श्रोताओं को आपने बहुत सारी जानकारियां दी। धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे खादी के बारे में, विभाग के बारे में श्रोतागण जान पाए। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगी कि श्रोताओं से कि इसको सुन के सिर्फ एक कान से दूसरे कान तक ही मत रखिएगा। अगर आपको कहीं कोई प्रेरणा मिलती है या आप कहीं कुछ करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो प्लीज़ ज़रूर संपर्क कीजिए और तुरंत अपने काम को शुरू करने की पहलबाजी कीजिए। तो ये तो मुझे लगता है कि निजी तौर पर मेरे लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा कि हम अपनी बात श्रोताओं तक, इतने लोगों तक एक साथ पहुंच पाए। तो थैंक यू सो मच। केदार रेडियो का बहुत बहुत